मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 6, जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। पाठ पढ़ने से पहले आइए लेखक परिचय जानते हैं। डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी का जन्म 20 जून 1959 बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। आरंभिक शिक्षा इनकी दिल्ली व लखनऊ में हुई और उसके बाद आयुर्विज्ञान की उच्चतर शिक्षा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन साइंसेज दिल्ली से, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली, किंग्सवे, कैंप टीबी अस्पताल दिल्ली और सफदरजंग अस्पताल से इन्होंने आयुर्विज्ञान की उच्चतर शिक्षा ली। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन किया। 1998 में फाउंडेशन फॉर डिटेक्शन ऑफ अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जापान के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप और नेशनल कैंसर सेंटर हॉस्पिटल टोक्यो में उच्चतर प्रशिक्षण लिया इन्होंने। उसके बाद विज्ञान परिषद इलाहाबाद से 1999 में विज्ञान वाचस्पति यानी कि डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली इन्हें। संप्रति दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक हैं। इसका मतलब अभी वे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर अग्रवाल देश में स्वास्थ्य और जनप्रिय आयुर्विज्ञान साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में से हैं। सन 1980 के उनके स्तंभ और लेख चिंतन देश के प्रमुख राष्ट्रीय हिंदी अंग्रेजी दैनिकों और पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते आ रहे हैं। उन्होंने बच्चों, किशोरों और नवसाक्षरों के लिए भी प्रचुर रूप से लिखा है और रेडियो टेलीविज़न के लिए भी सीरियलों का अभिकल्पन और लेखन किया है। उनके कॉलम स्वास्थ्य सुलझन, ग्रशोभा ओडीपी, ओपीडी हिंदुस्तान और सेकंड ओपिनियन हिंदुस्तान टाइम्स पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनकी पूर्व प्रकाशित कॉलमों में परामर्श, 10 सवाल, स्वास्थ्य परिक्रमा, चेकआउट, एक्सप्रेस क्रूसेड फॉर हेल्थ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनकी बहुत सी पुस्तकें बेस्ट सेलर साबित होने के बाद अब हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। सम्मान: अपने कृतित्व के लिए डॉक्टर अग्रवाल भारत सरकार के शिक्षा पुरस्कार 2003, साहित्यकार सम्मान हिंदी अकादमी 2003, आत्माराम सम्मान 1999, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 1999, मेघनाथ साहा सम्मान 1991, 92 और 93 और स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार 1994, 95 और 97 से अलंकृत किए जा चुके हैं। डॉक्टर अग्रवाल देश के उन चुनिंदा चिकित्सकों में से हैं जो अस्पताल के बाहर भी देशवासियों के स्वास्थ्य के प्रति मन प्राण से समर्पित है। तो अब पढ़ते हैं पाठ रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो ये कहानी है दिव्या और अनिल की, जो कि भाई बहन है। और दिव्या के बारे में बताया है कि वह शुरू से कमज़ोर है, लेकिन कुछ दिनों से उसे बहुत ज़्यादा थकान रहने लगी है और मन भी कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती और किसी भी काम में नहीं लगता। भूख भी कम हो गई है। तो जब उसे डॉक्टर को दिखाया गया अस्पताल में, तो उन्होंने कहा कि लगता है कि इसके शरीर में खून की कमी हो गई है, रक्त की कमी हो गई है, लेकिन उसके लिए हमें जांच कराकर देखना होगा। और यह कहकर वह पास के कमरे में उसे भेज देते हैं कि वहाँ पर रक्त की जांच होती है। और जब वहाँ रक्त की जांच के लिए अनिल और दिव्या दूसरे कमरे में जाते हैं, तो वहाँ उन्हें अपनी जान पहचान की एक दीदी दिखाई देती है, डॉक्टर दीदी। अब पढ़ते हैं आगे। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर आ जाओ। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। रक्त की जांच के लिए जब दिव्या और अनिल दूसरे कमरे में गए, तो वहाँ पर उन्हें उनकी जान पहचान की डॉक्टर दीदी
मिली। उन्होंने पूछा कि वह यहाँ कैसे, तो उसने बताया कि दिव्या की रक्त की जांच के लिए डॉक्टर ने उसे इस कमरे में भेजा है। तो इतना सुनकर डॉक्टर दीदी ने दिव्या के हाथ से रक्त का सैंपल या नमूना लिया और रक्त को एक शीशी में डालकर और स्लाइड पर लगाकर टेस्ट के लिए रख दिया और अनिल को बोला कि तुम रिपोर्ट जो है वो कल आकर ले जाना। अगले दिन जब अनिल रिपोर्ट लेने पहुंचा तो डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, नॉक किया या खटखटाया, तब भीतर से आवाज़ आई कि आ जाओ अब आगे। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौली से पहुंचती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेने से तो ठीक हो जाएगी। तो जब डॉक्टर से रिपोर्ट लेने अनिल पहुंचा तो उस समय वह एक ब्लड सैंपल या ब्लड का नमूना चेक कर रही थी, जांच रही थी। और जब उनका टेस्ट पूरा हो गया, जांच पूरी हो गई स्लाइड की, तो उन्होंने अपने हाथ साबुन से धोए और तौले से पहुंचकर फिर दिव्या के बारे में अनिल को बताने लगी कि उसे एनीमिया है। एनीमिया एक रक्त की कमी की बीमारी है और जो पौष्टिक भोजन और दवाइयाँ लेने से ठीक हो जाती है। तो इसी बारे में डॉक्टर दीदी बता रही है कि चिंता की बात नहीं है, लेकिन कुछ दिनों की दवा लेने और पोषण युक्त भोजन करने से यह बीमारी ठीक हो जाएगी। अब आगे। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह है जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा हुई और वह बोला कि दीदी एक सवाल पूछूं, क्योंकि जब उसने एनीमिया के बारे में सुना तो उसे जानने की इच्छा हुई कि एनीमिया होता क्या है। तो उसने दीदी से पूछा कि मैं कोई सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? तो दीदी ने बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो अनिल ने पूछा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? तो डॉक्टर दीदी ने बोला कि एनीमिया के बारे में जानने से पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा कि हमारा रक्त जो है वो किस किस चीज़ों से कैसे बना हुआ है और इसमें क्या क्या है, पहले उसको जानेंगे, उसके बाद ही एनीमिया को समझ सकते हैं। तो डॉक्टर जी ने कहा, फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है कि ये लाल लिक्विड या द्रव के जैसा दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि छोटी सी पोटली या छोटी सी चीज़ में आवश्यकता की सारी चीज़ें मिलना। तो डॉक्टर दीदी ने बोला कि जो रक्त है वह लाल द्रव के समान दिखता है, लेकिन जब इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह ऐसा पिटारा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हो एक साथ। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। अगर हम इसे मुख्य रूप से पार्ट करें, इसके भाग करें तो दो इसके भाग होते हैं। जो एक वह है जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। और ये कण भी कई तरह के होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में जो लिक्विड है उसमें तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और उसे फोकस किया, यानी कि उसको केंद्रित किया उसके एक बिंदु पर ताकि उसे अच्छे से देखा जा सके, और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। अब आगे। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था।
वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। तो जब उसने स्लाइड को देखा तो अनिल बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। आश्चर्य से उछलना मतलब कि बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होना। तो अनिल बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक बूंद रक्त में इतने सारे कण भी हो सकते हैं, और ऐसा तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। तो वह बोला कि जो रक्त की लाल रक्त कणिकाएं हैं वो ऐसे लग रही है जैसे कि छोटी छोटी सी बालूशाही किसी ने रख दी हो, जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो इसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उसके अगले दिन। दीदी बताती है कि हाँ, लाल रक्त कण जो है इनकी बनावट बालूशाही की तरह ही होती है, यानी कि बीच में से दबी हुई और किनारों पर से उठा हुआ मोटा हिस्सा, तो गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण इनके मिलेंगे, यानी कि एक बूंद में भी लाखों की संख्या में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। हम जो सांस लेते हैं उसमें से साफ हवा में से जो ऑक्सीजन होती है उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन लाल रक्त कणिकाओं का है। लेकिन इनका जो जीवन काल है वह 4 महीने होता है, पर ऐसा भी नहीं होता कि 4 महीने होते ही सारी रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती है। ये कुछ आज होती है, कुछ कल, कुछ उसके अगले दिन, इस तरह से रोज़ थोड़ी थोड़ी रक्त कणिकाएं नष्ट होती है और साथ ही नई रक्त कणिकाएं का निर्माण होकर उनका स्थान, पुरानी रक्त कणिकाओं का स्थान वो ले लेती हैं। अब आगे, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय एक नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो जब दीदी बताती हैं कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका जीवन काल केवल 4 महीने होता है और उसके बाद ये नष्ट हो जाती हैं, तो अनिल कहता है कि तो इस तरह से ये कुछ महीनों बाद तो सारी ख़त्म हो जाती होंगी। तो यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा देती हैं और वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में अगर रक्त कणिकाएं नष्ट होती है तो नई रक्त कणिकाएं भी बनती रहती हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं, और जो रक्त कणिकाएं जहाँ बनती है वो कारखाने हमारे हड्डियों के बीच में जो मज्जा होता है, मज्जा, उससे वहाँ पर इनका निर्माण होता है। तो हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण का कार्य करने में लगे रहते हैं, और रक्त के निर्माण के लिए उन्हें कुछ कच्चा सामान भी चाहिए होता है। जैसे हम कुछ सामान बनाते हैं, कुछ नया बनाते हैं, तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल या कच्चा सामान भी चाहिए होता है। तो उसी तरह से हमारा रक्त जो बनता है, रक्त कणिकाएं बनती हैं, उसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन, यानी प्रोटीन, आयरन और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। और ये सब हमें कहाँ से मिलता है? हमारे खाने से। और खाना भी पौष्टिक होना चाहिए, जिसमें हरी सब्जियाँ, फल, दूध, अंडा और गोश्त, ये सारी चीज़ें उस खाने में हो, तो जो कच्चा माल है, कच्चा रॉ मटेरियल है, वो
हमारे शरीर की ज़रूरी रक्त निर्माण के लिए चाहिए होता है और उस खाने से हमें मिलता है। तो ये जो हम पौष्टिक आहार लेते हैं उसी से ये उपयुक्त मात्रा में तत्व पाए जाते हैं। अब आगे, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। तो जब डॉक्टर दीदी अनिल को एनीमिया के बारे में बताने से पहले उसे कहती है कि सबसे पहले रक्त की जो संरचना है उसे जानना ज़रूरी है। और जब अनिल को समझ में आता है कि हमारे रक्त में क्या क्या होता है और लाल रक्त कणिका क्या करती है, तो उसके बाद दीदी कहती हैं कि जो हमारा शरीर है उसमें जो रक्त निर्माण के कारखाने हैं उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता होती है रक्त बनाने के लिए। और अगर हम पौष्टिक आहार नहीं लेते, उचित आहार नहीं लेते, तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता और उसका नतीजा यह होता है कि लाल रक्त कण नहीं बन पाते। हमारे शरीर में लाल रक्त कणों की कमी हो जाती है और इन कणों की कमी को ही एनीमिया कहा जाता है। तो अनिल पूछता है कि क्या केवल संतुलित आहार लेने मात्र से ही एनीमिया से बचे रह सकते हैं? क्या ऐसा संभव है कि सिर्फ हम पौष्टिक आहार लें, पौष्टिक खाना खाएं, उसी से क्या एनीमिया से बच सकते हैं? आगे दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी साफ सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ़ पानी ही पिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। तो दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। कि अनिल ने बोला कि क्या पौष्टिक आहार लेने से ही हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? तो दीदी बोलती है कि हाँ, काफ़ी हद तक तो ये सही है, लेकिन एनीमिया के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ा जो कारण है एनीमिया का वह यही है पौष्टिक आहार की कमी। और इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि पेट में कीड़ों का होना। कि हम खाना तो पौष्टिक लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पेट में कीड़े हैं तो जो भी पोषण हमारे शरीर को मिलना होता है वो हमें न मिलकर उन कीड़ों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और उसकी वजह से भी खून की कमी होने से एनीमिया रोग हो जाता है। और ये जो कीड़े हैं ये प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यानी कि जो गंदा जल होता है या खाद्य पदार्थ जो सुरक्षित रूप से नहीं बने हुए हो या किसी भी तरह के खाना बनाने करने में लगाए हुए हो या साफ़ सफाई का ध्यान न रखा गया हो, इस तरह से बना हुआ खाना खाने से या बिना हाथ धोए गंदे हाथों से ही खाना खाने से ये जो कीड़े हैं ये हमारे पेट में जा सकते हैं। और इसीलिए इस लापरवाही से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए हुए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें और भोजन करने से पहले, खाना खाने से पहले अच्छी तरह से अपने हाथ साफ़ पानी से ही धोएं और पानी भी साफ़ ही पिएं। और एक किस्म के और कीड़े होते हैं जो ज़मीन की जो ऊपरी सतह होती है, मिट्टी की ऊपरी सतह होती है, उसमें ये रहते हैं और इनके जो अंडे हैं वो हमारे त्वचा पर चिपक कर हमारे पेट में पहुंच जाते हैं, आंतों में पहुंच जाते हैं और त्वचा से होते हुए हमारे आंतों में पहुंच जाते हैं और वो हम वहाँ पर अपना घर बना लेते हैं। तो इससे भी बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है
कि शौच के लिए कहीं भी खुले में न जाकर शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। अगर हमें खुले में जाना हो तो चप्पल या जूते पहनकर निकलें। अब आगे